नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपीएसआई 2025 के लिए हम लोग जीके जीएस का अध्ययन कर रहे हैं और जीके जीएस के माध्यम से या कहें जीके जीएस के अंतर्गत अभी हम लोग पीवाईक्यूज का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रश्न 1991 से लेकर के 2021 तक के यूपीएसआई परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना, यानी 1991 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं यूपीएसआई के, उन सभी एग्जाम से निकाल करके क्वेश्चंस को मैं आपके सामने चैप्टर वाइज रख रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर वाइज मैं आपको जीके जीएस का पीवाईक्यू करवा रहा हूँ यूपीएसआई के लिए। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने दिखा दिया है कि इसी प्रकार से मैंने लगाया हुआ है, तो इससे बेहतर तैयारी कहीं नहीं हो सकती। वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथियों, अभी हम लोग संविधान के भाग 5 यानी संघ की बात कर रहे हैं और संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से जो भी प्रश्न बने हैं उसको देख रहे हैं। इस पर यह पार्ट 3 वीडियो है। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि पार्ट 3 वीडियो ही नहीं बल्कि पार्ट 4 और पार्ट 5 वीडियो भी इस पर आएगा, क्योंकि यह एक ऐसा भाग है, भाग 5, जहाँ पे अकेले अनुच्छेद या कहें कि अकेले 100 अनुच्छेद लेकर के बैठा है, 52 से 151 तक, है ना। संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है और उनमें से 100 अनुच्छेद खाली यही एक भाग लेकर बैठा है। इसका मतलब ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे खूब प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को मैं चैप्टर वाइज जब आपको करवा रहा हूँ तो इस चैप्टर से यानी भाग 5 यानी जिसमें संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, यहाँ से जितने प्रश्न बने सारे के सारे प्रश्नों को मैं एक जगह ला करके आपको दे रहा हूँ दोस्तों। तो बहुत ही वेल तरीके से ओरिजिनल कंटेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और एक एक चीज़ को देखिए, यहाँ पे मैंने लगा रखा है और उसी फॉर्मेट में मैंने लगा रखा है जिस फॉर्मेट में आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर मैंने यूपीपी कांस्टेबल के भी जो है कि क्वेश्चंस को लगा रखा है, क्योंकि यूपीपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के जो प्रश्न होते हैं आपस में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनको भी यहाँ पे लगा रखा है आपके सामने। यहाँ पे कुछ प्रस्तुति मैं दिखा भी रहा हूँ, है ना। अब आइए बात करते हैं प्रश्नों की और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और बहुत ही प्रेम पूर्वक अच्छे से पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। ये पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को किसके समक्ष दायर किया जा सकता है। मैं मान लेता हूँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित कोई भी विवाद आ गया, ठीक है, तो उसको किसके समक्ष दायर किया जा सकता है। ऐसे केस को कौन देखेगा? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, या आप कह देंगे सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट कह देंगे या सर्वोच्च न्यायालय आप उत्तर कह देंगे दोस्तों। ये 2017 में पूछा गया था यूपीएसआई बैच 2 में। ठीक है, यूपीएसआई में प्रश्न यह पूछा गया 2017 में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा दूसरा, कहता है नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। नीलम संजीव रेड्डी, आपको याद होगा नीलम संजीव रेड्डी के बाद कौन बनते हैं? तो प्यारे दोस्तों वो बनते हैं ज्ञानी जैल सिंह। कौन बनते हैं? ज्ञानी जैल सिंह क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। देखिए हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद लगातार जो राष्ट्रपति हैं, अच्छा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है आपसे ये भी पूछा जाता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दिवाली बीत चुकी है लेकिन बाहर आपको कुछ पटाखों की आवाज़ सुनाई दे तो उससे आप अचंभित नहीं होइएगा, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा भी है। ठीक है, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम बात कर रहे थे इस प्रश्न की। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम में 27 जनवरी 2019 के शिफ्ट 1 में। ठीक है, सारे प्रश्न आपसे रिपीटेड करके पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछता है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है, यानी जो भारत का महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो बड़ा सामान्य सा प्रश्न है और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद किसमें जी? अनुच्छेद 76 में किया गया है, ये भी मैंने आपको बताया था। और महान्यायवादी जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी इसका जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहेगा तब उसे हटा सकता है। ठीक है, हमारा आज का अगला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रपति को खालिस्तान यानी भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है? किस प्रणाली के द्वारा? संपूर्ण मतदान के द्वारा, या एकल गैर हस्तांतरणीय मत के माध्यम से, या एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, या जन निर्वाचित प्रत्याशी द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा,
गुप्त मतदान के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, 4 चीज़ें याद रखनी है भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, निर्वाचन इसका होता है एकल हस्तांतरणीय या कहें कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। उसके बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति के लिए मतदान गुप्त रूप से होता है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, है ना। और इसकी निर्वाचक मंडल की बात करें तो निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। और अगर आपसे पूछे निर्वाचन की रीति या निर्वाचन की पद्धति की, तो निर्वाचन की रीति या निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख कहाँ है राष्ट्रपति का, तो वह अनुच्छेद 55 में है दोस्तों। अब देखिए ये प्रश्न आपसे कहाँ पूछा गया था, तो ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी बैच 1 13 दिसंबर 2017 को पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट बेस्ड आपसे प्रश्न पूछ लिया है। इस पहले प्रश्न सुनिए, कहता राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी जो राष्ट्रपति अध्यादेश घोषित करता है उसको लेकर के यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहले दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग उत्तर करेंगे। स्टेटमेंट ए कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। तो भैया बिल्कुल, जब राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश की घोषणा करता है, अध्यादेश जारी करता है, तो उस अध्यादेश का वही प्रभाव रहता है जो संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून का रहता है, तो कानून के बराबर ही होता है। ठीक है। बी कहता है कि संसद के द्वारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कह रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत माना जाएगा। ठीक है, ये निष्क्रिय नहीं होता जब तक संसद के दोनों सदनों का बैठक होने के बाद वे लोग इसको कहें कि ख़त्म करने के लिए मतदान नहीं कर लेते हैं, तब तो वो ख़त्म नहीं होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे सीधे सीधे ये बात कह रहा है कि 3 सप्ताह के बाद, 3 सप्ताह बाद ऐसा कुछ वहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो सही है, स्टेटमेंट ए सही है, लेकिन स्टेटमेंट बी नहीं सही है। ठीक है, स्टेटमेंट ए सही है लेकिन स्टेटमेंट बी नहीं सही है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये यहाँ पे केवल ए को उत्तर मानेंगे, तो इस अनुसार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट है, कहता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में। अब राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ किया गया, तो अनुच्छेद 61 में किया गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो स्टेटमेंट ए और बी को पहले पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट ए कहता है कि दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। भैया जब महाभियोग की बात आती है तो यहाँ पे केवल राज्यसभा के सदस्यों को ही मत देने का अधिकार नहीं रहेगा, तो हम ए को क्या मान लेंगे, यहाँ पे ए को मानेंगे हम गलत। ठीक है, आई बात समझ में। बी कहता है राष्ट्रपति के, क्योंकि राष्ट्रपति का जब महाभियोग लगता है तो दोनों संसद के दोनों सदन ही क्या करते हैं, मतदान करते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लगाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। नहीं, अयोग्य कैसे सिद्ध हो जाए, अयोग्य सिद्ध करने के लिए तो जो है कि या फिर उनको हटाने के लिए ही तो लगाया जाता है, तो हम बी को भी क्या मान लेंगे, गलत मान लेंगे। तो इस प्रकार न तो हमारा एक से होगा ना तो बी से होगा, तो हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसको सही करेंगे, डी को सही करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी आपसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछेंगे दोस्तों, तो आपको इस बात को क्लैरिटी के साथ ध्यान रखना है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत भी कह सकता है। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है प्रश्नों को और बहुत ही ध्यानपूर्वक उत्तर भी करना है साथियों। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। यानी जो राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है वह अनुच्छेद 80(1) में है, या फिर डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 80 में है। तो जब राज्यसभा की संरचना या गठन होता है तो उसमें क्या निहित होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं उसमें, या ऑप्शन नंबर बी कहता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि होते हैं। देखिए ये तो सही है, क्योंकि जब भी राज्यसभा की गठन की जाती है तो उसमें राष्ट्रपति क्या करता है, कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है और सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 12। तो हम ए को क्या मान लेंगे, सही मान लेंगे। कह रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें से हम लोग चूज कितने करते हैं या इसमें से इलेक्शन कितनों का होता है, तो 233 का ही होता है। ठीक है, 233 और प्लस 12 है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो हो जाता है 245। और राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, 250 है। अब यहाँ पे आपसे मैक्सिमम कह रहा था तो अधिकतम कह रहा था, तो अधिकतम कितने हैं, 238 चुने जा सकते हैं।
ठीक है, कहाँ से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिला करके। लेकिन अभी हम लोग चुनते कितने, 233, तो अधिकतम चुने जाने की बात करा 238, हम कर देंगे ए और बी हमारा दोनों ही सही, तो ऑप्शन नंबर सी को सही यहाँ पे टिक करेंगे। किसको सही करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम सही करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, आई होप आप लोग बातों को समझ पा रहे होंगे, अच्छे से जो कि देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, इसको भी अच्छे से पढ़िए कि यहाँ भी स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट ए और बी कह रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है, यानी जो संसद कानून बनाता है उसकी क्या हद है। कहता है संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, आपसे ये कह दिया तो भैया बिल्कुल सही है, संसद पूरे भारत के लिए जो एक कानून बनाता है। संसद को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, संसद को ही तो हम लोग विधायिका कहते हैं, है ना। आई बात समझ में, तो विधायिका क्या कर सकती है, पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, फिर पूरे भारत के किसी भी एक हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ठीक है। बी कहता है कि संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। जाहिर सी बात है भाई, जो भी संसद नियम बनाता है वो हमारे देश के नागरिकों के लिए, और दुनिया में कहीं भी भारत का कोई भी हिस्सा होगा तो उसकी संपत्ति पर वो लागू हो सकता है। तो बी भी क्या होगा, सही होगा ना। यानी भारत का मतलब चाहे भारत के बाहर हो, चाहे जैसे एक मैं आपको उदाहरण बताऊं तो बांग्लादेश के अंदर कुछ भारतीय क्षेत्र थे। हालांकि 2015 में बांग्लादेश और भारत के बीच क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था। आप लोग को अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा समझ लीजिए, जान लीजिए। बांग्लादेश के अंदर कुछ भारतीय क्षेत्र थे और भारत के अंदर कुछ बांग्लादेशी क्षेत्र थे, जिसको आदान या फिर जिसका आदान प्रदान कब किया गया, तो आदान प्रदान किया गया था 2015 में दोस्तों। कब किया गया था, 2015 के समय में किया गया था। तो जब भी नियम कानून बनाता था भारत 2015 से पहले, तो वो वहाँ भी जाकर के लागू होता था, क्योंकि वो भारत की संपत्ति होती थी। ठीक है, तो हम इसका उत्तर क्या मानेंगे, ए और बी दोनों ही सही मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, ए और बी दोनों ही सही मानेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है साथियों, लोकपाल बिल, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहता है लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। जब लोकपाल बिल आया था तो किस राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया था, तो उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे, उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जब लोकपाल बिल आया था। तो दोस्तों लोकपाल बिल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए थे। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया था, तो इसको संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया था और यह 2014 से लागू है। ठीक, ध्यान रखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री पिनाकी चंद्र घोष को 27 मार्च 2019 को प्रथम लोकायुक्त भी नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछे पहला लोकायुक्त किसको नियुक्त किया गया था और कब नियुक्त किया गया था, तो 2019 में 27 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश थे जिनका नाम था श्री पिनाकी चंद्र घोष। इनको जो है कि पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। और जब लोकपाल बिल आया था तो यहाँ पे इस पर साइन करने वाले या इसको मान्यता देने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे प्रणब मुखर्जी। ये भी यूपीएससी, देखिए ये भी प्रश्न कहाँ पूछा गया है, यूपीएससी बैच 2 13 दिसंबर 2017 में। ठीक है, तो प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना, प्रश्न बहुत जबरदस्त आपसे पूछे गए हैं ना। अगला प्रश्न कहता है साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। यानी जो संसद होगा वह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगा। यह कौन सा आर्टिकल कहता है दोस्तों, तो आर्टिकल 79 कहता है। वो लोग कौन सा कह देता है, तो आर्टिकल 79 कहता है दोस्तों। ये बात मैंने आपको कितनी बार बताया है, कल वाला जो प्रश्न था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था। साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करते तो उससे मनोबल भी बढ़ता है हमारा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन समय अनुसार मिलते रहेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, है ना। वाह, अगर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति हो रही तो किसके सुझाव पर होता है, किसके सलाह पर होता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, या सी एक अधिशासी मंडल जिसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, या उस राज्य के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी कह देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है,
प्रधानमंत्री ही क्या करता है, सलाह करता है, सुझाव देता है कि फलाने व्यक्ति को क्या करिए, नियुक्त करिए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आप कह सकते थे यहाँ पे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे खाली प्रधानमंत्री, तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री सलाह देता है। प्रधानमंत्री तात्पर्य आप पूरा पूरा मंत्रिपरिषद समझ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी सलाह कौन देते हैं, मंत्रिपरिषद ही देते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, यह सलाह देगा, सुझाव देगा राष्ट्रपति को कि फलाने व्यक्ति को फलाने राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है ना। वेरी गुड। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है दो, ठीक है। अब दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, तब जाके उत्तर करना है हमको। पहले सवाल पढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। पूछ रहे कौन सा सही है। कहता है संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बी कहता है उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपसे यहाँ पर ये कह देता है। तो यहाँ पे कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यार दोनों में क्या डिफरेंसेस है ना, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो भैया राष्ट्रपति जो होता है वो कहता है हम संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण भी कहते हैं इसको, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए शपथ लेते हैं। वही उपराष्ट्रपति कहता है कि हम संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही हैं। तो हम क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हमारा सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप शपथ की बात किया गया, तो शपथ को भी अगर हम शपथ को भी समझें दोस्तों, तो आर्टिकल 60, ठीक है, अनुच्छेद 60 के माध्यम से राष्ट्रपति शपथ लेता है। कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। और अनुच्छेद 69 है ना, जिसको हम लोग कहते हैं 69 के माध्यम से उपराष्ट्रपति क्या करता है, अपना शपथ लेता है। और दोनों के शपथ का प्रारूप यहाँ पे आपके समक्ष रखा गया है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, जब बात आती शपथ की, ध्यान रखिएगा जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उन सभी संवैधानिक पदाधिकारियों में दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, यही तीन हैं जो अपना शपथ अनुच्छेद के माध्यम से लेते हैं। नहीं तो बाकी जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे सांसद विधायक कोई भी हो, सारे के सारे अनुसूची 3 के माध्यम से अपना शपथ लेते हैं। किसके माध्यम से, अनुसूची 3 के माध्यम से अपना शपथ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है। विशेषाधिकार मत कहा जाता है, या विशेषाधिकार प्रस्ताव कहा जाता है, मतदान करना कहा जाता है, या फिर अधिमत कहा जाता है। गजब प्रश्न पूछ लिया भाई, है ना। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो है कि कहेंगे यार ये तो बड़ी गजब बात है, यानी कि वहाँ पे स्पीकर है तो स्पीकर हो सकता है विशेषाधिकार मत हो। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं हो सकता। विशेषाधिकार प्रस्ताव कहा जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। कि अधिमत कहा जाता, नहीं, उसको भी क्या कहते हैं, मतदान करना ही कहते हैं, ठीक है। बहुत सामान्य सा प्रश्न, बहुत सामान्य है, लेकिन ऑप्शन ऐसे बना देते हैं एग्जाम्स वाले, या कहें कि जो एग्जामिनर होते हैं, कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं उसी में, ठीक है। हमको कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न आपसे कहता है उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। यानी जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, वह ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। फिर सीधे सीधे यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था दोस्तों। किसके बारे में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में। तो दोस्तों जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं वो 6 महीने के लिए बनते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 महीने के भीतर क्या होगा, नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना अनिवार्य है। तो जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए कितना गजब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है घुमा घुमा के। सबको पता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, ठीक है। लेकिन भैया जब कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात, अच्छा आप लोग एक प्रश्न बताइएगा कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है वो किस अनुच्छेद के माध्यम से उपराष्ट्रपति बनता है ना, या फिर किस अनुच्छेद में इस बात को उल्लिखित किया गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख करेगा। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी जो उपराष्ट्रपति होता है जब भी वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनेगा तो 6 महीने तक बनेगा, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव किसी भी स्थिति में करा लिया जाएगा। ये बात आपके संविधान में मेंशन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। आपको याद है CAG, कैग याद है क्या आप सभी को? तो यहाँ पे कहेंगे सर भारत और
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी सीधे सीधे कह देंगे, क्योंकि 148 से लेकर के 151 तक में जो उल्लिखित किया गया है जिसके बारे में, तो वह कौन है, सीएजी है, या कहेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है दोस्तों। इतनी बात आपको अच्छे से जान लेना है और समझ लेना है। अगला प्रश्न आपसे कहता है मेरे प्यारे साथियों कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिया है। इन दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक को टिक करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। जी हाँ, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, स्टेटमेंट ए सही है। बी कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। वाइस प्रेसिडेंट की जब बात आती है तो क्या इनको भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके चुनाव में वोट देने का अधिकार है? बिल्कुल है, ठीक है। नॉमिनेटेड सदस्य की बात हो रही है। राष्ट्रपति जो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। देखो टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, टेक्निकल चीज़ है। ये जो 12 सदस्य हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते, जबकि उपराष्ट्रपति के अगर इलेक्शन होता है तो वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे। बड़ा गजब का बात है ना। तो दोनों ही सही है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से हो जाएगा, ए और बी दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न बड़े ही शानदार से सब 2017 में पूछे गए ये सारे प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर जो भी दिख रहे हैं, बहुत ही शानदार से प्रश्न है ये सब, है ना। चलिए बात करते हैं इसके, अभी पीछे प्रश्न छूट गया, इसकी बात करते हैं। ये प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं? अरे वाह, राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल की बात कही गई है दोस्तों, वह कही गई है अनुच्छेद 54 में। तो अनुच्छेद 54 कहता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण होंगे, ये बिल्कुल सही है। बी कहता है प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण होंगे, बिल्कुल होंगे। यानी नहीं, विधान परिषद का कोई भी सदस्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर तो होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, मनोनीत सदस्य नहीं हो सकते। तो ए सही है, बिल्कुल सही है। बी कहता है द्विसदनीय राज्य, यानी 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे 2 सदन हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं। तो कहता है जहां पर 2 सदन है वहां की विधान परिषद के भी निर्वाचित सदस्य होंगे, नहीं, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते ही नहीं है, ठीक। सी कहता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अगर शामिल होते हैं, बिल्कुल शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी कहेंगे शामिल है, ठीक है। एक सेकेंड, पूछ क्या रहा है, कह रहा है कौन सा हिस्सा नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो भैया केवल बी हिस्सा नहीं, ठीक है, हम बी को उत्तर करेंगे। अच्छा, प्रश्न को भी अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते तो आप सीधे सीधे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ रहा है कौन सा हिस्सा नहीं, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बी को टिक कर देंगे, ठीक है। बाकी ए और सी क्या है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 54 में है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगला प्रश्न है और कहता है आपसे कि भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बजट के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, ए और बी। एक कहता है कि लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। क्या ऐसा होता है क्या भाई? क्या लोकसभा के अंदर 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है? और बी कहता है कि लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रख दिया जाता है या फिर रखी जाती है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों ही सही होगा, ठीक है। यानी लोकसभा में जो बजट की चर्चा होती है वो कितने चरण में होती है? वह 2 चरणों में होती है, ये सही है। बी कहता है कि जो भी वित्त मंत्री होंगे हमारे, ठीक है, जब ये अपने भाषण की समाप्ति कर लेते हैं लोकसभा के अंदर, तो वो जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है ना, जो बजट होता है उसको कहाँ रख दिया जाता है? राज्यसभा की मेज पर रख दिया जाता है। तो बी भी सही है। तो हम यहाँ पे सही उत्तर किसको मानेंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी हम कह देंगे ए और बी दोनों ही क्या है दोस्तों, यहाँ पे सही है, ठीक है। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, कहता है संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? ठीक है, जितने भी संसद के सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? जितने भी संसद के सदस्य होते हैं उन सभी को शपथ दिलवाता है। और संसद के जितने भी सदस्य होते हैं अपना शपथ कैसे लेते हैं? तो अनुसूची 3 के माध्यम से लेते हैं, या कर देंगे शेड्यूल 3 के माध्यम से क्या करते हैं? अपना शपथ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर,
और पहले खाली स्थान दे दिया। अब पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, यानी CAG की नियुक्ति करता है। भैया CAG की नियुक्ति कौन करता है, तो करता है राष्ट्रपति। कितनी बार मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और CAG का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। ये भी UPSI के बैच 2 में पूछा गया 15 दिसंबर 2017 को, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज का ये रहा हमारा प्रश्न, लगभग 20 प्रश्नों की हमने चर्चा किया। इसी प्रकार से रोजाना आपको शाम को 9 बजे वीडियोस अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप लोग जुड़ करके ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देख लिया करें, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में फिर से पूछे जाने की संभावनाएं रहती है और पूछे भी जाते हैं, संभावना के इसमें पूछे जाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक आग्रह ये भी है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्या कर लीजिएगा, घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो है कि नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो मिलता है आपसे अगले किसी अन्य वीडियो में, अगले किसी अन्य वीडियो के कल वाले ही वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।